वराहमिहिर, एक ऐसा नाम, जरा सोचिए, आज से 1500 साल पहले कोई ये बता दे कि बादल कैसे बनते हैं, या गणित के ऐसे सिद्धांत दे जाए जो 1000 साल बाद तक कोई और ना दे पाए। आज हम एक ऐसे ही असाधारण दिमाग से मिलने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बादल असल में बनते कैसे हैं? खैर, आज तो हम सब जानते हैं कि ये वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बात आज से लगभग 1500 साल पहले कही गई थी? जी हां, ये शब्द हैं 6ठी शताब्दी के महान भारतीय विद्वान वराहमिहिर के। जरा सोचिए, मॉडर्न साइंस के आने से सदियों पहले एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो आज भी बिल्कुल सटीक है। ये तो बस एक छोटी सी झलक है वराहमिहिर के जीनियस की, एक ऐसे इंसान की जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। तो आखिर कौन थे ये वराहमिहिर? आइए इस असाधारण व्यक्तित्व को उनके समय और उनकी जगह के आईने में देखते हैं। वराहमिहिर का जन्म हुआ था 505 ईस्वी में अवंती में, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब भारत में गुप्त साम्राज्य का बोलबाला था और उज्जैन उस वक्त एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। लेकिन वराहमिहिर को सिर्फ खगोल शास्त्री कहना, ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक गणितज्ञ थे, एक ज्योतिषी थे और एक प्राकृतिक वैज्ञानिक भी। सही मायनों में कहें तो वो एक पॉलीमैथ थे, एक ऐसा जीनियस जिसकी दिलचस्पी और पकड़ कई अलग अलग फील्ड्स में थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? अलग अलग जगहों से ज्ञान को इकट्ठा करना, उसको समझना और फिर उसे एक नए बेहतर रूप में दुनिया के सामने रखना। वो एक खोजकर्ता से कहीं ज्यादा एक महान सिंथेसाइजर थे। जैसे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। उनकी सबसे मशहूर वैज्ञानिक रचना है पंच सिद्धांतिका। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है 5 खगोलीय सिद्धांतों पर एक ग्रंथ। और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एस्ट्रोनॉमी की एक जबरदस्त क्रिटिकल स्टडी थी। इस किताब में वराहमिहिर ने अपने वक्त के 5 बड़े एस्ट्रोनॉमिकल स्कूलों का एक साथ अध्ययन किया। इनमें सूर्य और पैतामह सिद्धांत जैसे भारतीय ट्रेडिशन तो थे ही, साथ में ग्रीक रोमन प्रभाव वाले रोमक और पॉलिश सिद्धांत भी थे। उन्होंने इन सबको एक जगह लाकर उनकी अच्छाइयों और कमियों का विश्लेषण किया। ये वैज्ञानिक संश्लेषण का एक लाजवाब उदाहरण है। पर रुकिए, उनका काम सिर्फ आसमान और तारों तक ही सीमित नहीं था। उनकी दूसरी महान कृति है बृहत संहिता, और इसका दायरा तो आपको और भी हैरान कर देगा। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, इसमें 100 से भी ज्यादा अध्याय हैं। आप इसे प्राचीन भारत का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल साइंसेस कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या था, चलिए देखते हैं। रत्नों के बारे में, मतलब जेमस्टोन्स, और तो और परफ्यूम कैसे बनाया जाए, इस पर भी। इतना ही नहीं, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुशास्त्र और शगुन अपशगुन की व्याख्या तक इसमें शामिल थी। और हाँ, वही टॉपिक जिससे हमने शुरुआत की थी, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, इस पर तो पूरे के पूरे चैप्टर्स थे। इसके अलावा जानवरों का बर्ताव कैसा होता है, पेड़ पौधे कौन कौन से हैं। और जाहिर है इनका सबसे पसंदीदा विषय ग्रहों की चाल और ग्रहण का हिसाब किताब। सच में ये हर चीज का एक एनसाइक्लोपीडिया था। तो वराहमिहिर अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनके योगदान, खासकर गणित में, आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब ये वाला हिस्सा ध्यान से सुनिए। उन्होंने अपने काम में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया था। अब कमाल की बात क्या है पता है? यही सेम कॉन्सेप्ट लगभग 1100 साल बाद, जी हां 1100 साल बाद, ब्लेस पास्कल ने दुनिया के सामने रखा, जिसे आज हम सब पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। सोचिए कितना आगे थे वो। यही नहीं, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में भी गजब के सुधार किए। पुरानी साइन टेबल्स को और ज्यादा सटीक बनाया। इंटरपोलेशन के लिए नए फॉर्मूले दिए, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की वैल्यू का पता लगाना। और तो और परछाई की लंबाई नापने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। उनके ज्ञान और प्रतिभा की इतनी कद्र थी कि उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों यानी 9 सबसे काबिल लोगों में से एक माना जाता था। ये उस दौर के टॉप इंटेलेक्चुअल्स में उनके कद को दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो वराहमिहिर का काम ऑब्जर्वेशन, गणित और नेचुरल फिलॉसफी का एक शानदार संगम था। ये दुनिया की उन शुरुआती साइंटिफिक परंपराओं में से है जहां ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखा जाता था।
तो वराहमिहिर की कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और न जाने कितने जीनियस दबे पड़े होंगे, कितने ही प्रतिभाशाली दिमाग होंगे जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही ना पाएं।